नमस्कार। यूएस का जो ट्रेड डेलीगेशन इंडिया आने वाला था, वो डेलीगेशन अपना विजिट उसका कैंसिल कर दिया है। यूएस ट्रेड टीम आने वाली थी टॉक्स के लिए, वो 25 अगस्त से 29 अगस्त तक थी। ये डेलीगेशन अपनी अब विजिट को रीशेड्यूल करेगा। साथ में अमेरिका के लिए झटके पर झटके। अमेरिका की ये बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन के साथ एंकरेज अलास्का में। एक स्पेसिफिकली एक जगह चुनी गई। बोला गया कि दोनों तरफ से बराबर पड़ता है अलास्का, ऐसा नहीं था। अलास्का ऐसा कि पुतिन को यह दिखाना था कि तेरी फॉर्मर टेरिटरी मेरे हाथ में है, ऐसा दिखाना ज्यादा जरूरी समझा गया। पुतिन भी आए थे। टॉक्स होती हैं दो प्रेसिडेंट अगर बात करें उससे पहले पहले एम्बेसीज के बीच में एम्बेसीज बात करती हैं गवर्नमेंट से, उसके बाद सेक्रेटरीज बात करते हैं, उसके बाद मिनिस्टर लेवल टॉक्स होती है और उसके बाद प्रेसिडेंट पहुंचते हैं। मतलब काफी हद तक बातें हुई थी, तब हुई थी, तब भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं उमेश अग्रवाल जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। उमेश जी, अमेरिका की बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाई ट्रंप के साथ, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। पता लगा डोनबास का इलाका उन्होंने पूरा मांगा था ट्रंप ने कि पूरा डोनबास का इलाका हमें दे दिया जाए, हमारा है। इस पर ट्रंप नाराज थे। पुतिन वापस मूव करने के मूड में नहीं थे। कहीं ट्रंप के लिए सेटबैक है क्या? और डेलीगेशन भी नहीं आ रहा है इंडिया। जय श्री राम रोहित जी। सबसे पहले तो ये है कि इस मीटिंग से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई सीजफायर जैसा कोई एग्रीमेंट आएगा, क्योंकि इसमें ज़ेलेंस्की आने वाले ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बताया जा रहा था कि ये सीजफायर टॉक्स होने वाला है, पर इसके अलावा उन्होंने जो बातें नहीं कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेलीगेशन आया था 10 लोगों का, पर लोगों को बताया गया था कि 3+3 की टॉक्स होने वाली है। एक तरफ से आपने देखा है ट्रम्प थे, मार्को रूबियो थे और स्टीव विटकॉफ थे। और दूसरी तरफ आपने देखा था कि व्लादिमीर पुतिन थे, सर्गेई लावरोव थे और उनके साथ थे रशियन नेगोशिएटर, डिमिट्रिव नाम था उनका। तो इसके अलावा 7 लोग और थे और इसके अंदर जो डेलीगेशन में आप देखोगे उसमें रशिया के फिनांस मिनिस्टर थे, इनके इकोनॉमिक हेड्स, सारे वो पूरा डेलीगेशन आया था। तकरीबन 2 घंटे 53 मिनट ये मीटिंग चली थी 3+3 फॉर्मेट में। ये सिर्फ मीटिंग अ, ये मीटिंग है सिर्फ 3 लोगों के बीच में। बाकी 7 लोगों की मीटिंग भी उनके काउंटर पार्ट के साथ हुई थी। मतलब अगर 10 लोग यूएस से आए थे तो 10 लोग रशिया से भी आए थे। तो अब ये जानने वाली बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि रशिया के बाकी जो डेलीगेशन थे उन्होंने यूएस के काउंटर पार्ट के साथ क्या मीटिंग की, उसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। सबसे पहले ये बात हुई थी आर्टिक के कंट्रोल के लिए, ये मेरा मानना है। आर्टिक के अंदर आपको मालूम है $50 ट्रिलियन के रिजर्व्स है और आर्टिक के अंदर बताया जाता है कि उसकी 70% जो कोस्टलाइन है वो रशिया से मिलती है और बाकी जो 30% है उसमें नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका की है। अब ये जो अलास्का है ये रशिया का पुराना एक स्टेट था जिसको अमेरिका ने 18वीं सदी में परचेज किया था $7.2 मिलियन के लिए। एक सिंबॉलिक तरीके से अमेरिका ने ये जगह इसके लिए चुना ताकि वो रशिया को एक तरह से बता सके कि तुम्हारी फॉरवर्ड टेरिटरी हमारे पास है। पर पुतिन ने इसको माइंड नहीं किया। वो जब आए थे तो बहुत ही, मतलब उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप देखिए, उन्होंने देखा कि जब वो उतरे थे तब उस समय B-2 बॉम्बर उनके ऊपर से उड़े थे। पर मेरा ये मानना है कि जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ वो देखने वाली बात है। जिस व्लादिमीर पुतिन को 2022 के बाद इंटरनेशनली डिस्कार्ड कर दिया, उसको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, उसका आना-जाना लोगों का बंद हो गया। आज उसी अमेरिका ने उसको एक तरह से स्वागत जो किया, रेड कार्पेट वेलकम, जो डोनाल्ड ट्रंप खुद लेने आए थे उनको और उनको कार में बैठा के लेके गए। ये बहुत बड़ी बात है। 2016 में भी आपको मालूम है ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उनको हेल्प किया था पुतिन ने। तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत है और देखिए, दोनों ने एक बहुत कॉमन बात की कि युद्ध अगर होता ही नहीं, अगर बाइडेन के कारण ये युद्ध चालू हुआ,
ट्रम्प भी वही बात कर रहे थे, वो भी ब्लेम कर रहे थे बाइडेन को, पुतिन भी बाइडेन को ब्लेम कर रहे थे। सेकंड ऑप्टिक्स की बात थी कि ज़ेलेंस्की कंसीड करने वाले नहीं थे कोई भी लैंड, और ज़ेलेंस्की मीटिंग में नहीं थे। ज़ेलेंस्की को प्रॉप अप किया है ईयू ने, ताकि वो रशिया को एक तरह से रशिया को एक तरह से अनसेटल करके उनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर ले। बट हम्म, रशिया ने दूसरी चाल खेली। रशिया चाहे तो कि आज यूक्रेन को चाहे तो 2 मिनट में, मतलब 2 दिन में ले सकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर रशिया है, 6500 न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिसोर्सेस रशिया के पास है, सबसे ज्यादा डेडली मिसाइल्स, डेडली जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो रशिया के पास है। तो ये एक तरह से अमेरिका ने बता दिया कि रशिया उसका इक्वल है। जिस रशिया को बताया जाता था कि जूनियर पार्टनर है चाइना का, इस मीटिंग से हम्म, सब लोगों को समझ में आ गया कि रशिया भले ही कैसा भी हो, इट इज एन इक्वल पावर टू अमेरिका। बहुत लोग मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो, अमेरिकन इकोनॉमी 30 ट्रिलियन है, रशियन इकोनॉमी 2 ट्रिलियन है, उससे मतलब नहीं है। रशिया के पास क्या है, आर्टिक का कोस्ट लाइन है, $50 ट्रिलियन के तो अनएक्सप्लोर्ड रिजर्व है उनके पास। उसके अलावा रशिया इज द हम्म, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। फर्टिलाइजर्स उनके पास है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद उनके पास हम्म, स्ट्रॉन्ग जो उनकी आर्मी है वो बैटल हार्डेंड है। तो ये सब चीज बताता है कि रशिया इज एन इक्वलेंट सुपर पावर। इकोनॉमिक वाइज भले ही कम हो सकता है, पर रिसोर्स हम्म, वाइज इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। और अमेरिका को भी ये मालूम पड़ गया, इसके लिए उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को एक तरह से जो वेलकम दिया, उससे व्लादिमीर पुतिन बहुत खुश भी हुए। अब ये देखिए, उन हम्म, दोनों की जब प्रेस मीट होती थी तो उन्होंने बोला कि अब वी शुड मीट ऑफन। तो लादी तब पुतिन ने बोला था नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। तो इसका मतलब ये है, हम्म, ये जो मीटिंग ऐसी होती है, आपने बोला प्रिपरेशन बहुत हो रही होगी, ये नेक्स्ट राउंड की हम्म, मीटिंग की भी प्रिपरेशन कल से चालू हो गई होगी, क्योंकि दोनों वापस हम्म, मिलना भी चाहते हैं और इस झगड़े को खत्म भी करना चाहते हैं। ये झगड़ा खत्म करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, ये मिलते तो रहेंगे ये लोगों को बताने के लिए। इनका असली मकसद है आर्टिक में जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर हम्म, कैसा काम किया जाए, कैसे हम एक दूसरे को एक तरह से कॉम्बिनेशन करके, हम दोनों बात करके कॉम्बाइन करके हम उसके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें और हम दोनों की इकोनॉमी को फायदा हो। आप जानते हैं कि ट्रम्प आजकल नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कुछ भी कर देते हैं। पाकिस्तान जैसे हम्म, जो एक तरह से नालायक टेररिस्ट स्टेट है उसके साथ भी उन्होंने हाथ मिला लिए। तो कहीं ना कहीं हम्म, रशिया तो उनका खुद का नेबर है। एक और एक चीज सब लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया इज अ क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स स्टेट, और ट्रम्प भी जो भी है वो क्रिश्चियनिटी, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियन फॉलोअर है। तो कहीं ना कहीं उनका हम्म, भी ऑर्थोडॉक्स में बहुत ज्यादा विश्वास है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अनदर क्रिश्चियन कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाए। उन्होंने भले ही पुतिन को इतनी बार थ्रेटन किया है, पर एक भी उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में दोस्ती है, और ये दोस्ती एक तरह से याराना था जो मिल गया है। ये सिर्फ चूरन दे रहे हैं लोगों को कि हम आपको सीजफायर की बात करेंगे, सीजफायर के अलावा ये सब बात करने वाले हैं। ये एक तरह से इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स करेंगे आपस में, और सडनली आप देखेंगे आर्टिक फोरम बनेगा। ये दोनों आर्टिक के नीचे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो पेट्रोलियम रिजर्व है, जो भी खनिज पदार्थ है ओशन के नीचे, उस सबको एक्सकवेट करेंगे। ये इनका गेम प्लान है। और इसी के लिए हम्म, वो आप ये देखेंगे कि आगे ये मीटिंग भी करने वाले हैं। जेलेंस्की मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो उसको खड्डे में गाड़ डाल देंगे। नेक्स्ट चीज यही बोलेंगे कि यूक्रेन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, और इलेक्शन के द्वारा जेलेंस्की को हटा दिया जाएगा। दिस इज अ रोड मैप। ईयू को बस एक तरह से, ईयू अगर एक तरह से मान जाता है कि इस प्लान में उसको कैसे अकोमोडेट करना, ये सबसे बड़ी बात है। अब ईयू के अंदर जो मेंबर्स है जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, नॉर्डिक कंट्रीज है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। इनको अगर मना लेते हैं ट्रम्प, तो आप देखेंगे आर्टिक कंसोर्टियम चालू हो जाए। तो सब लोगों को हम्म, मालूम है कि इसमें भारत का क्या फायदा है, सब लोग यही सोच रहे होंगे। रिपोर्ट्स आई थी कि रशिया हम्म, 10 लाख लोगों को, 10 लाख ब्लू कॉलर वर्कर्स को इंडिया से बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया के लोग इन फार ईस्ट रीजन में काम करें, और इसके लिए इंडिया से सहयोग भी करना चाहता है। आपको मालूम है चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रूट खुला हुआ है। सी रूट में आप ये देखिए कि रशिया इन्वाइट करता है इंडिया को फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन।
तो इसका मतलब ये है कि भारत भी इसमें महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका निभाएगा। मेरा तो ये मानना है जैसे रशिया, इंडिया, चाइना बन रहा है, वैसे एक दिन सडनली आप देखेंगे रशिया, इंडिया, अमेरिका एक्सिस भी बन सकता है। वी नेवर नो, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। और ट्रम्प और पुतिन की जो कॉनहॉमी है, जो इनकी दोस्ती है, वो कल दिख रही थी। बहुत लोगों ने इसको मिस किया। और इनको यूक्रेन से कोई मतलब नहीं है, ना तो ट्रम्प को मतलब है, ना पुतिन को मतलब है। पुतिन को ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए था, उसने ले लिया। कुछ भाग डोनेट्स्क के रहेंगे, कुछ भाग ज़ैपोरिज़्ज़िया के रहेंगे, कुछ भाग लुहांस्क के रहेंगे, वो सब वो उनकी फोर्सेस ले लेगी। जब तक वो ये आप देखेंगे कुछ दिनों में हो जाए। ज़ेलेंस्की मानता है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की को मानना पड़ेगा। ये बात वैसे जाएगी और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें ये देखा जाएगा हू विल ब्लिंक फर्स्ट। अब ये राइट। बात चल रही है। अच्छा उमेश जी, एक चीज और थी कि इंडिया जो ट्रेड डेलीगेशन आ रहा था उसे भी रोक दिया गया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो जा रहे थे उसे भी रोक दिया गया। हर चीज रोकी ही जा रही है आजकल। इंडिया और अमेरिका के बीच में सब कुछ सही है क्या? देखिए, ये सब ऑप्टिक्स के लिए दिखाने के लिए होता है, ताकि अंदर की बात अलग ही है। कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें भारत ने क्लियर कट बोल दिया 2 दिन पहले कि वी आर अगेंस्ट डी-डॉलराइजेशन। क्लियर कट हम्म, स्टेटमेंट आ गया है। भारत हम्म, के जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी ने शायद इसको बताया भी था। और सेकंड आप ये भी हम्म, देख लीजिए, यूएस और इंडिया के बीच में रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट वो अभी साइन होने वाला है। और ये साइन हो चुका है, इसके ऊपर अमल होने वाला है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि यूएस की जो डिफेंस कंपनीज है भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या दिखाना अलग होता है और करना एक अलग होता है। इंडिया ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहा है ताकि वो चाइना से क्लोज़ हो जाए। और जितनी भी अगर जो उसको काम करने हैं, जो अमेरिकन सैंक्शन के प्रभाव में वो उसको पहले ये डर लगता था कि अमेरिकन सैंक्शन लग जाएँगे। अब वो डिसीज़न ईज़िली ले पाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि वांगी आने वाले हैं 18 तारीख को, 21 तारीख को आप देख रहे हैं जयशंकर साहब जाएँगे लाव्रोव से मिलने। तो कहीं न कहीं 30 और 31 और 1 को आप देखेंगे कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग आपस में मिलेंगे एससीओ समिट में। तो बहुत सारी बातें होंगी। तो भारत एक तरह से इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है आरआईसी में भी, और एक भूमिका निभाएगा आरआईए में भी। रशिया, इंडिया, हम्म, चाइना और रशिया, इंडिया, अमेरिका, ये दोनों पैरेलली चल रहा है अपने हिसाब से। और एक चीज़ है, ऑप्टिक्स के हिसाब से ट्रम्प को ज़रूरी है कि वो दिखाना कि उसने इंडिया को पनिश किया। इंडिया भी समझता है, कुछ दिन वो ट्रम्प का नाटक चलेगा, आपस में अपने आप ही ठीक हो जाएँगे। सेकंड, ये युद्ध कभी भी जो यूक्रेन युद्ध था, ये यूक्रेन के लिए था ही नहीं। इसका असली मकसद था कंट्रोल ओवर द आर्टिक। अब ये काम बरोबर सबको नज़र आएगा। और अगर रशिया चाहता तो यूक्रेन को 2 दिन में ले सकता था। पर आप देखिए, आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है ऑयल का? रशिया है, अमेरिका है, हम्म, सऊदी है और हम्म, वेनेजुएला रहेगा। अब आपने सुना होगा कि कोविड के बाद जो तेल के दाम थे $30 के अंदर आ गए थे, ठीक है? हम्म, अगर $30 के अंदर अगर तेल का दाम रहता है क्रूड ऑयल का, तो इसका बेनिफिट हम्म, किसको मिलता है? इसका बेनिफिट मिलता है चाइना को, इसका बेनिफिट मिलता है इंडिया को, इसका बेनिफिट मिलता है यूरोप को, ठीक है? और अब जैसे ही यूक्रेन युद्ध चालू होता है, तेल का दाम एकदम से बढ़ जाता है, पहुँच जाता है 70 टू $140 के बीच में पहुँच जाता है। और आज उसको वो $70 को मेंटेन कर रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हैं? अगर कभी भी दाम कम होता है तो ये आप देखते हैं कोई ना कोई नया युद्ध चालू हो जाता है। ये सोचिए रोहित जी, इस मंदी के अंदर ये दाम कम नहीं हो रहे हैं। तो वर्ल्ड ओवर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्री स्क्रिप्टेड कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेस को एक तरह से महँगा रखने के कारण उनको जो प्रोड्यूसर कंट्रीज़ है, उनको फ़ायदा हो सके। और इस युद्ध में सबसे बड़े फ़ायदा किसको हुआ है? अमेरिका को हुआ है और रशिया को हुआ है। आप ये बताइए, अगर रशिया और अमेरिका के बीच में इतनी अगर दुश्मनी है, तो रशिया हम्म, अपना यूरेनियम अमेरिका क्यों बेचता था? ये पॉसिबल हम्म, कैसे होता? सेकंड, आपने देखा कि हम्म, कैसे चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स हम्म, सैंक्शंस लगा दिया है। अभी उसने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये तो यूरेनियम तो हम्म, उससे भी बढ़कर है। तो कहीं न कहीं हम्म, ये देखिए, ये प्री स्क्रिप्टेड वॉर है जिसमें अमेरिका अ, गैस का दाम 3 गुना वसूल कर रहा है ईयू से।
और रशिया दुगना दाम वसूल कर रहा है क्रूड ऑयल का इंडिया और चाइना से। ये एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वर्सेस एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्रीज के बीच में एक तरह से वॉर जैसा हो रहा है। ये बात समझने वाली बात है। और मुझे तो ये लगता है दिस इज अ प्री स्क्रिप्टेड वॉर। इससे कोई किसी सबको मालूम था कि रशिया जब चाहे कर सकता है। रशिया ने ये वॉर को अपने एडवांटेज में यूज किया। उन्होंने एक तरह से टेबल टर्न किया और आज ईयू एक तरह से डिपेंडेंट हो गया अमेरिका पे, चाइना डिपेंडेंट हो गया रशिया पे। हम भी डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गए? हम भी रशिया से ऊपर हो गए। हम जो रशिया से पहले 16 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल लेते थे, अभी हम 20 लाख बैरल्स पर डे ऑयल लेने वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो चाल थी अमेरिका और रशिया की साथ में चल रही है और उन्होंने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है। अब ऐसा है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब जो ब्लॉक्स बन गए हैं वो एक तरह से ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं जिसमें दोनों अपने आप को अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है हाई दाम पे बेच रहे हैं। अब ये भी देखिए कि भारत जो पहले तेल लेता था मिडिल ईस्ट से, वो अभी रशिया की तरफ जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया के बीच में दिस इज अ प्री स्क्रिप्टेड वॉर। और ईयू की जो करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो, वो अपने आप को चैलेंजर कर रहा था डॉलर के अगेंस्ट, आपको ध्यान होगा, ठीक है। और इसी के लिए डॉलर को अपना डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए उसको ईयू की इकोनॉमी को खराब करना है। वो खराब कैसे करेगा? उसकी ग्रोथ रेट कम करके। और ग्रोथ रेट कैसे कम करेगा? वहां पे एनर्जी की दाम बढ़ा के। जैसे ही उसने एनर्जी के दाम बढ़ाए, परचेजिंग पावर उन लोगों के अंदर कम हो गया, जर्मनी की इंडस्ट्री शिफ्ट होने लग गई अमेरिका। तो इस तरह से अमेरिका का जो डॉलर है की सुप्रीमेसी रखने के लिए यूरोप का कोलैप्स करवाएगा अमेरिका। डॉलर डी अमेरिकनाइजेशन, डी डॉलराइजेशन पक्का होने वाला है। उससे पहले यूरोजोन का कोलैप्स होगा। ये आप नोट कर लीजिए। जिस दिन यूरोजोन का कोलैप्स होता है उस दिन डॉलर वापस स्ट्रांग हो जाएगा। ये सीधी बात है। और इधर चाइना के हाथ में जो पैसा होता था उसको कम करने के लिए रशिया को फायदा हो रहा है। आप ये देखिए, आज चाइना के अंदर जो डेटा आ रहे हैं उनकी इकोनॉमिक हालत खराब है। ये एक सोचा समझा वॉर है जिसके अंदर जो डायनामिक्स से हम सोच रहे हैं, मुझे जो लग रहा है इट इज ऑल अ प्री स्क्रिप्टेड वॉर। ईयू ये वॉर कभी भी एक तरह से रशिया और यूएसए के बीच में था ही नहीं। इट वॉज अ प्री स्क्रिप्टेड वॉर। ये मुझे नजर आ रहा है। राइट, ये समझ में आ रहा है प्रिस्क्रिप्टेड वॉर। और दूसरा ये कि जो भी चल रहा है उसमें डोनबास का एरिया मांगा था पुतिन ने, और जेलेंस्की ने सीधे मना कर दिया कि डोनबास नहीं दिया जाएगा। साथ में ये भी कि यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है, यूरोपियन यूनियन के कई लीडर्स ने बोला है वी बैक जेलेंस्की। इसका मतलब डोनबास एरिया ट्रांसफर ना हो, इस पर यूरोपियन यूनियन भी अड़ी हुई है। बहुत टाइट रोप है ट्रंप के लिए। हालांकि ट्रंप एक उनकी नजर है ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज पे, और वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर खत्म हो तो पीस प्राइज कहीं से मिले। लेकिन इस वॉर के साथ तो बहुत डेंजर है। थैंक्स अ लॉट उमेश जी। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय श्री राम।